ऑलराइट, तो ये सोचो, आप क्रोएशिया में हो, एक ब्यूटीफुल कंट्री। आप अपने देश के एक छोर से दूसरे छोर तक ड्राइव करना चाहते हो। सिंपल, राइट? रॉन्ग। सालों तक अगर आपको डुब्रोवनिक के टूरिस्ट हॉटस्पॉट से क्रोएशिया के बाकी हिस्सों में जाना होता था, तो आपको क्रोएशिया छोड़ना पड़ता था। बोस्निया और हर्जेगोविना के एक छोटे से हिस्से से ड्राइव करना पड़ता था और फिर वापस क्रोएशिया में एंटर करना पड़ता था। ये ऐसा है जैसे आपको अपने किचन से बेडरूम तक जाने के लिए अपने पड़ोसी के लिविंग रूम से होकर जाना पड़े। अनोइंग? एब्सोल्युटली। बॉर्डर चेक्स, पासपोर्ट स्टैंप्स, अननेसेसरी हैसल। ये जियोग्राफिकल क्वर्क एक बड़ी हेडेक था। लोकल्स, टूरिस्ट्स, ट्रक ड्राइवर्स तो क्रोएशिया ने कहा, चलो एक ब्रिज बनाते हैं। एक मैसिव ब्यूटीफुल ब्रिज जो एड्रियाटिक सी के ऊपर 2.4 किलोमीटर तक फैला है और देश के दो हिस्से जोड़ता है। ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, ये नेशनल यूनिटी का सिंबल था। पेलजेशक ब्रिज दशकों से एक सपना था। द ओनली प्रॉब्लम, बिग ड्रीम्स को बिग मनी चाहिए। समुद्र पर 2.4 किलोमीटर ब्रिज सस्ता नहीं है। आपने अपना बैंक अकाउंट चेक करो और थोड़ा रो पड़ो। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ईयू क्रोएशिया में एक सिंगल ब्रिज पर करोड़ों यूरो क्यों खर्च करेगा? यह निर्णय यूरोपियन यूनियन के कोर प्रिंसिपल्स में रूटेड था। ईयू का मतलब एक सिंगल सीमलेस मार्केट बनाना है, एक ऐसी जगह जहां गुड्स, सर्विसेज और पीपल बिना बॉर्डर्स के रास्ते में आए फ्रीली घूम सकें। बोस्नियाई तट की उस छोटी सी 9 किलोमीटर की पट्टी ने समस्या खड़ी कर दी थी। यह एक फिजिकल और ब्यूरोक्रेटिक बैरियर थी जिससे देरी होती थी और लागत बढ़ जाती थी। ईयू की कोहीजन पॉलिसी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए है। यह ब्लॉक का मुख्य इन्वेस्टमेंट टूल है। इकोनॉमिक कोहीजन, सोशल कोहीजन, टेरिटोरियल कोहीजन, इन्हें मजबूत करना इसका मकसद है। प्लेन इंग्लिश, पैसे ऐसे प्लेसेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं ताकि वे कैचअप कर सकें। क्रोएशिया के लिए यह ब्रिज टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। ये लोगों की डेली लाइव्स बेहतर करेगा, टूरिज्म, ट्रेड आसान होंगे और टेरिटरी ईयू के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में इंटीग्रेट होगा। ये दोनों के लिए विन विन था। फंडिंग सिर्फ हैंडआउट नहीं, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था। डुब्रोवनिक रीजन जुड़ने से ईयू एक्सटर्नल बॉर्डर भी सिक्योर हुआ। नए ब्रिज का मतलब ट्रैफिक अब दोबारा ईयू कस्टम्स से नहीं होकर जाएगा। अब मेन इवेंट के लिए द कॉन्ट्रैक्ट। आखिर एक चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी ने यूरोप में एक मैसिव ईयू फंडेड प्रोजेक्ट कैसे जीता? ये सब रूल्स ऑफ द गेम पर आता है। यूरोपियन यूनियन प्रोक्योरमेंट लॉज ओपन और फेयर कंपटीशन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। जब इस आकार का एक पब्लिक प्रोजेक्ट टेंडर के लिए निकाला जाता है तो यह किसी भी कंपनी के लिए ओपन होना चाहिए, चाहे वे कहीं से भी हों। आप अपने कजिन की कंस्ट्रक्शन कंपनी को या यहां तक कि विशेष रूप से यूरोपियन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। लक्ष्य टैक्सपेयर के पैसे के लिए बेस्ट वैल्यू प्राप्त करना है और इसे मापने का प्राथमिक तरीका अक्सर प्राइस होता है। तो क्रोएशिया ने एक इंटरनेशनल पब्लिक टेंडर शुरू किया। टाइमलाइन ग्राफिक, ईयू फंडिंग अप्रूवल, टेंडर ओपनिंग, CRBC विनिंग द बिड, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। कई मेजर प्लेयर्स ने इसमें हिस्सा लिया। ऑस्ट्रियन कंपनी, इटालियन, टर्किश कंसोर्टियम। उन्होंने अपनी बिड सबमिट की, अपनी टेक्निकल प्लान्स और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी प्राइस टैग्स का ब्यौरा दिया। फिर चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन एक ऑफर के साथ आई जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। उन्होंने अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स की तुलना में काफी कम प्राइस पर ब्रिज बनाने का वादा किया। हम करोड़ों यूरो कम की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने इसे तेजी से करने का वादा किया। एक ऐसे देश के लिए जो दशकों से इस ब्रिज का इंतजार कर रहा था, लोअर प्राइस और क्विकर टाइमलाइन एक बहुत अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन था। यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स खुश नहीं थे। उन्होंने शिकायत की, यह दावा करते हुए कि CRBC इतनी कम प्राइस तभी दे सकता है क्योंकि उसे चाइनीज स्टेट से मैसिव सब्सिडीज मिली थी। उन्होंने तर्क दिया कि एक स्टेट बैक्ड बेहीमथ प्राइवेट यूरोपियन फर्म्स को अंडरकट कर रहा था। एक अपील दायर की और प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन अंत में क्रोएशियाई अथॉरिटीज ने बिड्स की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि चाइनीज ऑफर टेंडर के सभी नियमों का पालन करता था। प्राइस ही प्राइस था और वह सबसे कम था। लीगली उनके हाथ बंधे हुए थे। कॉन्ट्रैक्ट CRBC को दिया गया। यह पल ब्रसेल्स के लिए एक वेकअप कॉल था।
पेलजेशच ब्रिज केस ने ईयू के अपने सिस्टम में एक लूपहोल का पूरी तरह से उदाहरण दिया। जबकि ईयू फ्री और ओपन कंपटीशन का समर्थन करता है, उसे एहसास हुआ कि उसके पास फॉरेन स्टेट सब्सिडाइज्ड कंपनीज से अपने मार्केट की रक्षा करने के लिए कुछ ही टूल्स थे। यह उनके अपने गेम में उनके अपने रूल बुक का उपयोग करके हारने का एक क्लासिक मामला था। इस सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ने पूरे यूरोप में एक बड़े डिबेट को जन्म दिया, जिसमें एक अधिक लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता पर जोर दिया गया और ईयू को फॉरेन सब्सिडीज की जांच के लिए नए इंस्ट्रूमेंट्स विकसित करने पड़े। चाइनीज फर्म ने कोई नियम नहीं तोड़े, उन्होंने बस उन्हें कुशलता से एक्सप्लॉइट किया। क्रोएशिया निश्चित रूप से जीता, उन्हें उनका ब्रिज मिल गया। ईयू अपने क्षेत्र को जोड़ने और एक मेंबर स्टेट को मजबूत करने के लिए एक जीत का दावा कर सकता है, और चीन पूरी तरह से जीता, प्रेस्टीज, एक्सपीरियंस और ईयू के बैकयार्ड में एक पावरफुल रेफरेंस प्रोजेक्ट प्राप्त किया। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा, एम्बिशन और पावर जटिल तरीकों से सीमाओं के पार बहते हैं। यह एक सुंदर संरचना है जिसने एक लोकल प्रॉब्लम को हल किया, लेकिन इस प्रक्रिया में हमारे समय की मैसिव जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को उजागर किया। वीडियो पसंद आया? सब्सक्राइब कीजिए ये फैक्ट वर्ल्ड हिंदी, बेल भी दबाइए।